नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। इजराइल हमास के बीच जबरदस्त जंग जारी है। जंग के 22वें दिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि वो गाजा में घुस चुके हैं और जमीनी हमले कर रहे हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में इजराइल के टैंक नजर आ रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिक पहली बार 26 अक्टूबर को टैंकों के साथ गाजा में घुसे थे। इस दौरान हमास के लड़ाकों के साथ उनकी भिड़ंत भी हुई थी। इजराइल एयर स्ट्राइक के साथ समंदर की ओर से भी गाजा पर हमले कर रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक हवाई हमलों में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात को हमास के ऐसे 150 ठिकानों पर हमले हुए। इजराइल ने दावा किया है कि उनके हमले में हमास एयरफोर्स का हेड इस्साम अबू रुकबेह मारा गया है। दक्षिण इजराइल में पैराग्लाइडिंग के जरिए हुए हमलों का जिम्मेदार इस्साम अबू रुकबेह को ही माना जाता है। इजराइल के हमलों में गाजा में हालात बहुत खराब हैं। गाजा में इंटरनेट बंद हो चुका है। करीब 23 लाख लोग दुनिया से कटे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब तक 7,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। जॉर्डन की ओर से इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में 14 वोट पड़े। भारत समेत 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने मसौदे पर मतदान से परहेज किया क्योंकि इसमें आतंकवादी समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। और इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अनिल त्रिगुनियात हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल त्रिगुनियात जी। जो अब हो रहा है इसे हालांकि ग्राउंड ऑफेंसिव का नाम नहीं दिया गया है, एक्सपैंडिंग द ऑपरेशंस कहा जा रहा है, लेकिन इसको क्या हम इस तरह से ही समझें कि अब ये एक फुल ऑन जो ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव जिसके बारे में पिछले कई दिनों से बात हो रही थी, वो शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि 3 हफ्ते तो हो चुके हैं और पहले दिन से ही जब एक टेररिस्ट अटैक हुए इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 को, उसके बाद से ही जैसे ही इजराइल ने अपना एयरफोर्स से अटैक करना शुरू किया तो बॉम्बिंग जो है वो गाजा की पूरे साउथ नॉर्थ सब तरफ हो रही है पिछले 21-22 दिन से। और काफी दिनों से ये अटकल लग रही थी कि किस तरह से जो है ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव वो नैरो स्ट्रिप में थोड़ा मुश्किल काम होता है। और ये सबसे गाजा जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। जैसा आपने भी कहा, 23 लाख लोग वहां पर हैं। तो इस वक्त सिचुएशन वहां जो है मानवीय तौर पर मैं समझता हूँ काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में कोई ये इस बात के समर्थन नहीं कर रहा है कि हमास जिसने अटैक किया उसके लिए इजराइल उसको ना जाए उनके पीछे। लेकिन जो लोगों की समस्याएं हैं, जो ऑर्डिनरी पैलेस्टीनियन सफर कर रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि काफी एक वो दुनिया में एक हलचल मची हुई है। और इस वॉर को आगे बढ़ने के चांसेस की वजह से भी मैं समझता हूँ सारे देश इस बात से चिंतित हैं कि कहीं इसका दायरा और दूसरे मुल्कों को लेकर के ना बढ़ जाए। तो ऐसे में जो यूएनजीए का रेजोल्यूशन था, क्या ये वजह हो सकती है कि इसे ग्राउंड ऑफेंसिव प्रॉपर नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि 8 तारीख से लेकर कम से कम 17 तारीख तक मैं भी इजराइल में थी, लगातार इस पर रिपोर्ट में कर रही थी, और हमने देखा कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से कोई जो डिग्निटरी है वो वहां पर होता था। एक तरह से प्रेशर ये बनाने की कोशिश की गई कि ग्राउंड ऑफेंसिव ना हो, और ये जो एक डिप्लोमेटिक जो वहां पर पूरा खींचतान जो चला, उसमें यह लगा कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव सच में होता है तो कई और देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी रहे शायद इतनी देर करने के लिए, नाम ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कहने के लिए, ये सारी चीजें। देखिए, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो अगर आप देखें कि एक तो अभी 200-250 जो बंधक हमास के पास में हैं, इजरायली भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, दूसरे भी हैं। तो जो जिन देशों के लोग यहाँ पे आ रहे थे उनके खुद के नेशनल्स भी वहां पर हैं। तो इसलिए उनको आवश्यकता थी कि किस तरह से ब्रीदिंग हो। जैसे कतार बात कर रहा है, 4 लोगों को छोड़ा गया, तो हो सकता है कि अगर सीज फायर होती है तो वो सारे बंधक वापस आ सकते हैं, क्योंकि हर देश की प्राथमिकता होती है कि लड़ाई के संदर्भ में जो उनके लोग हैं, यहाँ तो वो उनको किडनैप करके ले गए हैं, लेकिन वैसे भी अपने देश के लोगों को छुड़ाना एक सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए
अगर ये लैंड इन्वेजन जिस तरह ग्राउंड ऑफेंसिव कहें, अगर वो होता है तो नेचुरली है कि फिर बचाना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी हमास कह रहा है कि 50 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं इसराइल, तो उससे इसराइल की लोकल डोमेस्टिक गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। यही बात है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सारे मुल्क जो हैं ये जरूर कह रहे थे उनसे कि आप जो भी करें लैंड ऑफेंसिव बड़ा मुश्किल होता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो अपना वहां का जो अफगानिस्तान में और इराक में जो उन्होंने किया है, जो परेशानियां उनको आई उसके बारे में भी बातचीत की है इसराइल के साथ। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए वो एम्बेडेड है, गुरिल्ला वॉरफेयर है उनकी तरफ से, इधर रेगुलर फोर्सेस जा रही हैं। दूसरी ये है कि इसराइल की जो ज्यादातर फोर्स है वो रिजर्विस्ट है, 3 लाख रिजर्विस्ट उन्होंने मंगाए हैं। तो वो जो लोग हैं 2 साल 3 साल ट्रेनिंग के बाद में वो आते हैं, उनको दोबारा ट्यून करना और इस तरह के उसमें इसलिए भी देर हो सकती है। तीसरा बात जो आपने कही कि दूसरे देश आ सकते हैं, तो हिजबुल्लाह ऑलरेडी उसके साथ में इनका चल रहा है। अमेरिका ने भी सीरिया के ऊपर थोड़े हमले किए हैं इधर उधर, ईरान के पास ले आकर के उन्होंने अपनी नेवल एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। तो इस वक्त सिचुएशन यह है कि एक छोटी सी मिस्टेक से एक वॉर बहुत लंबा चौड़ा बढ़ सकता है, जो पूरे वेस्ट एशिया और दुनिया के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसलिए इसका रुकना एक आवश्यक बात है। जी, अब ज़रा हम रुक करते हैं जो यूएन में हुआ है, यूएनजीए में जो हुआ है, और वहाँ पर रेजोल्यूशन भले ही पास कर दिया हो लेकिन इजराइल ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसका लगातार ये कहना है, उसका अमेरिका का ये कहना है कि अगर हम वक्त देंगे, अगर हम पॉज करेंगे तो हमास इससे मजबूत होगा और हमारे ऊपर और हमले होंगे। ऐसे में जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्या उसका पालन नहीं करना क्या यूएन की स्थिति को भी कमजोर बनाता है कहीं ना कहीं? देखिए, यूएन तो आज की डेट में जहां पर ये बड़ी पावर्स की बात आती, P5 कंट्रीज की, तो उस वक्त यूएन इज टोटली इनइफेक्टिव। ये तो दिख ही रहा है बिल्कुल। कहीं पे कोई भी देखिए, जो रशिया प्रपोजल लेके आया उस वक्त में शुरू में वो नहीं माना गया, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। ब्राजील लेके आया, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। उसमें तो उन्होंने कंडेम भी किया था इसको, हमास को, ब्राजील वाले प्रपोजल में। लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि थोड़ा टाइम और मिले, ताकि अगर इसराइल हमास के कुछ लोगों को निकाल पाए, मार पाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि ये जो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है, जहां तक यूएनजीए का प्रस्ताव है, ये इसकी एक मॉरल अथॉरिटी तो कह सकते हैं, इसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ही जो रेजोल्यूशन होती है उसी की एक वैल्यू मानी जाती है। और पैलेस्टीनियन हमेशा ये कहते हैं कि इजराइल तो हर एक यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट करता है, वो किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। तो इस तरह की बातें, वो दोनों एक दूसरे के तरफ, ये टेरर उसमें। भारत का तो सीधा सा आप जानती हैं कि देखिए, 2 तरह से देख सकते हैं आप इसको। या तो आप इसको एक हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, या एक कॉजल कनेक्ट देखें। देखिए, कॉज क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा हुआ? कॉज था कि हमास ने जिस तरह से टेरर अटैक्स किए सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, उनको लेकर के चले गए, और उसका डिस्प्रपोर्शनेट कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो भी एक जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है इस चीज को। तो इस वक्त सिचुएशन जो है कि इसको जब तक दुनिया के जो बड़े देश हैं वो वर्टिकली डिवाइडेड रहेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि हम उसका कोई सोल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, एब्सटेन भारत ने किया है, और इसमें एक बहुत फाइन बैलेंसिंग भारत को करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि भारत एक तरह से आजकल जो चल रहा है पिछले कुछ वक्त में कि किसी भी देश के साथ बेहतर सहयोग है, करीबी सहयोग है, लेकिन एक अलाइनमेंट नहीं है। तो क्या ये अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर पे करेगा? क्योंकि कई इंटरेस्ट भारत के भी हैं। अब जैसे बहुत सारे अरब देश हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या इसमें कहता है, क्या करता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत की एक पॉलिसी रही है जहां तक पैलेस्टीन इशू की बात है, और वो ये है कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, साइड बाय साइड रहना चाहिए, वायबल स्टेट पैलेस्टाइन की होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए। ये तो है हमारा प्रिंसिपल पोजीशन। दूसरी चीज ये है कि भारत का एक और भी पहलू है सबसे बड़ा, वो ये है कि भाई जीरो टेरर पॉलिसी है हमारी। तो जीरो टेरर पॉलिसी में अगर वही बात मैंने कही, कॉजल कनेक्शन जो है, जब तक आप उसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, तो इसलिए भारत ने उस चीज को कहा। तो एक कैनेडियन, जैसे आपने देखा, अमेंडमेंट भी आया था जो डिफीट हो गया फ्लोर पे, उसको नहीं माना गया। तो मैं समझता हूँ उसके लिए दुनिया देख रही है, क्योंकि हमारे रिश्ते वेस्ट एशिया के सारे बड़े जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं उनसे पिछले कुछ सालों में ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी सिचुएशन में भारत को नेचुरली अपने इंटरेस्ट सबसे पहले देखने हैं। देखिए, वेस्ट एशिया हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन है,
चाहे वो हाँ। एनर्जी सिक्योरिटी हो, डायस्पोरा सिक्योरिटी हो, हमारी वेलफेयर हो उनका, या इकोनॉमिक रिलेशंस हो, या मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो। तो हर चीज के लिए वेस्ट एशिया सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे सिक्योरिटी की समस्या आती है, तो नेचुरली है कि भारत के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस अब बढ़ गए हैं काफी, तो ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वॉर रुके। जो सिविलियंस हैं जो सफर कर रहे हैं, उनको पूरी जो भी असिस्टेंस, रिलीफ, सप्लाईज है, भारत ने ऑलरेडी भेज दिया। आपको पता होगा हाँ। गाजा के लिए प्रेसिडेंट अब्बास के साथ बात करने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिंसिपल्ड स्टैंड जो है टेररिज्म के खिलाफ, आप उसको बिल्कुल बरखिलाफ कर देंगे। इसीलिए भारत ने, मैं समझता हूँ, ये हाँ पोजीशन ली कि हम एब्सटेन करते हैं इसके ऊपर। जी। तो एक बड़ा क्लियर स्टैंड जो भारत का है वो एक ये कि जो टू नेशन थ्योरी जो है वो लगातार मानता है, उसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत चाहता है। दूसरा ये कि नो टेरर, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर वाली बात है। लेकिन एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, जिस तरह से अब ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू हो गया है बिना नाम लिए, और एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, जिस तरह से सभी देश जो आपने भी बोला कि वर्टिकली जिस तरह से डिवाइडेड हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़े विश्व भर में एक फ्लेयर अप की तरफ बढ़ रहा है, या लगता है कि इसके बाद शायद कंटेन हो सके? सारे देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कई देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कंटेन हो, एस्केलेशन न हो, बात और न बढ़े। तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसकी तरफ बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि शांति से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, और सबके लिए हाँ। इम्पोर्टेंट है ये इस वक्त में। रशिया यूक्रेन वॉर से ऑलरेडी ग्लोबल सिचुएशन काफी टेंस है। कोल्ड वॉर 2.0 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरा, पेंडेमिक के बाद मोस्ट इकोनॉमीज उनकी हालत काफी खराब है। तो ऐसे सिचुएशन में इजराइल हमास वॉर अगर फैलता है और ज्यादा, और पैलेस्टीन इशू को कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो आप सोचिए कि ये दुनिया के लिए कि वर्ल्ड वॉर से भी बुरी खबर होगी इकोनॉमीज के लिए, लोगों के लिए, और जिस तरह की सिचुएशन है। और ये वॉर्स जनरली जो है कोई प्लान्ड वे में नहीं होते हैं। वेरी ऑफन ये किसी इनडायरेक्ट रीजन की वजह से, कोई मिस्टेक की वजह से वही भी हो सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का आप देखा ही है जिस तरह हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ी पावर्स, खासतौर से जो P5 कंट्रीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारत इस वक्त एक अच्छी सिचुएशन में है बात करने की। उसको दोनों साइड ट्रस्ट करती हैं, जैसा आपने भी कहा कि अरब कंट्रीज भी ट्रस्ट करते हैं, देखते हैं। तो भारत को भी एक इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल त्रिगुनिया जी, हमारे साथ इस चर्चा के लिए। और हम देखते हैं कि अब आगे क्या स्थिति बनती है इस पूरे मामले में। और अगली खबर का हम रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के बाद आज बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। गुरुवार रात को पाकिस्तान की सेना ने अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की फायरिंग की गई थी। इसमें एक बीएसएफ जवान और 2 आम लोग घायल हो गए थे। कमांडेंट स्तर की बातचीत में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। गुरुवार को भी बीएसएफ ने पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया था। और ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रणव और विनीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने हाल ही में दोनों के घरों पर रेड की थी। ईडी ने कुल 17 जगहों पर रेड की थी। ये पूरा मामला बैंकों के साथ 1600 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने प्रणव और विनीत गुप्ता के साथ उनके सीए एसके बंसल को भी गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रणव और विनीत गुप्ता को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और बात करते हैं एक और मामले की जिस पर बहुत चर्चा हो रही है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला है। इसमें लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को कमेटी के सामने पेश होने को कहा है। पहले मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन उन्होंने 5 नवंबर के बाद का समय मांगा था। उधर महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने संसदीय पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था। घूसकांड में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
मामले की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा के उस अनुरोध को पूरी तरह से नहीं माना कि उनकी पेशी 31 अक्टूबर की बजाय 5 नवंबर के बाद हो। कमेटी ने मोइत्रा को 2 नवंबर की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया है। मोइत्रा को भेजे गए नोटिस में कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने एक हिदायत दी है कि मामला गंभीर है, इसलिए अब पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अगर संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं है। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। तृणमूल का जो नेतागण है वो काफी कौन तदंत पर आते नहीं, टाइम लेता है, कोर्ट में जाते हैं, रक्षा कवच जो चाहते हैं। उधर इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सांसद के तौर पर अपने पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया। लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सवाल भी अपलोड किए गए। हालांकि मोइत्रा ने दावा किया कि केवल लॉगिन करने से सवाल अपलोड नहीं होते हैं। सवाल को अपलोड करने से पहले एक ओटीपी आता है जो उनके ही फोन पर आता है। मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें कुछ गिफ्ट तो दिए थे, लेकिन पैसे लेने की बात से इनकार किया। गंभीर आरोपों से घिरे महुआ मोइत्रा के तेवर अब भी हमलावर हैं। निजी चैनल को दिए इंटरव्यू को एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बीजेपी ने डराने धमकाने के लिए गलत व्यक्ति को चुन लिया है। कोई एथिक्स कमेटी आपको नोटिस भेजती है तो नोटिस टीवी पे नहीं चलना चाहिए, वो नोटिस अखबार में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि महुआ मोइत्रा जी ने जो बेईमानी की है, पैसे लेकर अपनी मेंबरशिप और अपनी आईडी दी है, वो लोगों तक जानी नहीं चाहिए। तो इसलिए आज उनको ये तकलीफ हो रही है। इसमें कोई सिक्रेसी तो नहीं है। जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पब्लिक के लिए ही तो होंगे, तो उसमें कौन सा ऐसा सिक्रेसी का डिस्क्लोजर है ही नहीं, बल्कि वो डिस्क्लोजर के लिए है। सिक्रेसी न मेंटेन करने के लिए वो सवाल किया जाता है कि क्या गड़बड़ी है, क्या अच्छाई। अपने इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि 2019 में सांसदों का पोर्टल शुरू होने के बाद उसको चलाने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। महुआ मोइत्रा के इस दावे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सिरे से नकार दिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत करने वाले निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईसी के वो दस्तावेज और फॉर्म साझा किए जो किसी सांसद से लॉगिन और पासवर्ड देते समय भरवाए जाते हैं। इसमें पहली ही शर्त यह है कि सांसद अपना लॉगिन और पासवर्ड गोपनीय रखेगा और इसे किसी और से साझा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करने से हैकर्स उसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मोइत्रा पर गवाहों पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दुबे ने एक्स पर लिखा, सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी और दुबई दीदी संपर्क में हैं। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि दुबे ने यह साफ नहीं किया कि वो किन गवाहों की बात कर रहे हैं। रोजाना सामने आ रहे नए नए तथ्यों से महुआ मोइत्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने मोइत्रा जो जवाब देंगी वो काफी हद तक उनका भविष्य तय करेंगे। एथिक्स कमेटी के सदस्यों ने पहले ही दिन ये जता दिया था कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसे उसी गंभीरता से देखना भी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने कमेटी के सामने पेश होने के लिए 5 नवंबर के बाद का समय मांगा था, लेकिन 2 नवंबर की तारीख तय करके कमेटी ने यह जता दिया कि उसकी मंशा इसे जल्दी से जल्दी निपटाने की है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।
बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर सांस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली का औसत AQI 304 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली में हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। 22 अक्टूबर के बाद दूसरी बार दिल्ली में AQI का स्तर 300 पार दर्ज किया गया है। दिल्ली से भी खराब हालात नोएडा में भी हैं। नोएडा का AQI 361 है। गुरुग्राम का AQI 193 है, यानी जहां देखें वहां ये प्रदूषण की मार पड़ रही है। तो इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।